स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वन एग्जाम में। आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण में चर्चा करेंगे। हमने इसके बारे में सिलेबस पूर्व वीडियो में बता दिया है कि हिंदी व्याकरण में का क्या सिलेबस है और उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। तो आज हम हिंदी व्याकरण, देखिए व्याकरण किसी भी भाषा का होता है, लेकिन आज हम हिंदी भाषा की व्याकरण की चर्चा करेंगे। तो व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति, अर्थ इत्यादि तो हम संस्कृत व्याकरण में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले फिर भी हम संक्षेप में कुछ देख लें। हिंदी शब्द तो विदेशी भाषा का शब्द ही है और व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। वि उपसर्ग है और आ उपसर्ग है, क्री धातु है और अन प्रत्यय या जिसे ल्युट प्रत्यय जो संस्कृत में अन हो जाता है, इससे बना है। व्याकरण शब्द में दो उपसर्ग है और क्री धातु है। हिंदी व्याकरण में सबसे मुख्य अंग वाक्य होता है, जो व्याकरण की पूर्ण इकाई माना जाता है। पूर्ण इकाई माना जाता है कि वाक्य ही एक ऐसा होता है जिसमें व्यक्ति दूसरों तक अपने भाव को बड़े ही सरलता से व्यक्त कर देता है और समझने वाला भी अच्छे से समझ लेता है। तो अब ये जो वाक्य है ये किससे निर्मित होता है? तो वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों से निर्मित होता है, वो शब्द से निर्मित होता है। किससे? शब्द से निर्मित क्या होता है? वाक्य। और शब्द किससे निर्मित होता है? शब्द ध्वनियों से, ध्वनियों या वर्णों, जिसे हम अक्षर एक नाम भी देते हैं। देखिए ये तीन भाग आपको मिले हैं, बस इन्हीं का अध्ययन हमको हिंदी व्याकरण में करना है। और पूर्व वीडियो में पहले हम आपको बता चुके हैं, बस यही तीन बिंदु है जिसमें आपका पूरा हिंदी व्याकरण समाप्त हो जाएगा। तो देखिए ये जो ध्वनि है, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है, अक्षर क्या है। इन तीनों पर चर्चा करेंगे। ये तो है जैसे हम व्याकरण की पुस्तक में पढ़ते हैं कि ध्वनि और वर्ण, अक्षर ये एक दूसरे, ये सभी आपस में समानार्थी हैं, समान अर्थ देने वाले हैं, लेकिन इनमें भी कुछ अंतर होता है कि ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है और अक्षर क्या है। देखिए ध्वनि क्या होता है कि जब हम मुख से बोलते हैं, कोई भी वर्ण का उच्चारण करते हैं, अक्षर का उच्चारण करते हैं, तो जो आवाज निकलती है उसी को ध्वनि कहते हैं। तो किसे कह सकते हैं? मुख से निसृत, मतलब निकली हुई, मुख से निसृत हवा का विस्फोट, हवा का विस्फोट। विस्फोट का अर्थ है उच्चारण, कि जिसे हम उच्चारित करते हैं, जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं, जिसके खंड नहीं किए जा सकते, उसे ध्वनि कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। देखिए ध्वनि का अर्थ ही होता है आवाज, लेकिन कौन सी ध्वनि? जब यहाँ व्याकरण में ध्वनि से तात्पर्य है कि जब मुख से हम कोई, जब मुख से वागेंद्रिय, मतलब कि बोलने की जो इंद्रियां हैं, जैसे मुख, ताल, उदंत, मूर्धा इत्यादि, ये वागेंद्रियां हैं। इनसे जब जो हमारी हम सांस लेते हैं, तो वो जब बाहर निकलती है, उससे जो आवाज होती है, और वही ध्वनि जिसके हम तोड़कर उसे प्रयोग में नहीं ला सकते हैं, उसका कोई तात्पर्य नहीं होता है, उसी को हम ध्वनि कहते हैं। ये व्याकरण का है। अब वर्ण क्या है? देखिए ध्वनि जो होती है ये मौखिक रूप होता है भाषा का, भाषा का मौखिक रूप होता है, अर्थात ध्वनि को हम बोल सकते हैं और सुन सकते हैं, कि केवल हम बोल और सुन सकते हैं, यही ध्वनि के गुण होता है। और वर्ण क्या होता है? जब यही ध्वनि किसी लिपि में बद्ध हो जाती है, लिपिबद्ध हो जाता है, यही ध्वनि जब लिपिबद्ध हो जाती है तो वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। जब हम लिख देते हैं
तो वर्ण कहलाता है। और अक्षर क्या है? तो वर्ण का मतलब ये है कि वह मूल ध्वनि, वह मूल ध्वनि। देखिए ये जो लिखा है ये शब्द मूल ध्वनि, अर्थात ये जो ध्वनि है, कभी ये संयुक्त और मूल दो ध्वनियां होती हैं, संयुक्त और मूल, इसकी चर्चा हम अभी करते हैं। तो वह मूल ध्वनि जिसका खंड नहीं किया जा सके, जिसका खंड नहीं किया जा सके, वह वर्ण है। और वर्ण को हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, और जब ध्वनि को बोलेंगे तो सुन भी सकते हैं। तो ये सारे गुण वर्ण में विद्यमान होते हैं, लेकिन ध्वनि में नहीं होता है। ध्वनि केवल मौखिक विषय है। तो प्रश्न ये बनता है, परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कि मौखिक भाषा के आधार पर, मौखिक भाषा के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? इकाई तो ध्वनि मिलता है। ठीक, उत्तर क्या होगा? ध्वनि। क्यों? क्योंकि ध्वनि का उच्चारण और सुनना, अर्थात भाषा की जब रूप देखेंगे, भाषा के तो कई रूप होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा, आधार भाषा, मृत भाषा, प्रचलित भाषा इत्यादि, राष्ट्रभाषा, राजभाषा। लेकिन प्रचलन जिसका प्रयोग मानक रूप से होता है, या भाषा के मुख्य जो भेद माने गए हैं वो केवल दो ही हैं, लिखित और मौखिक। सांकेतिक भाषा में बोलने का कार्य नहीं होता है, इसलिए उसको मुख्य भाग या मुख्य प्रकार भाषा का नहीं माना जाता है। वर्ण की चर्चा हो गई। फिर अक्षर क्या होते हैं? देखिए ध्वनि से ही संबंधित ये भी है कि वह मूल ध्वनि, देखिए वह ध्वनि या ध्वनि समूह, या ध्वनि समूह, वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक झटके में हो, एक झटके में हो, वे अक्षर कहलाते हैं, अक्षर कहलाते हैं। देखिए अक्षर क्या होते हैं कि ये एक मूल ध्वनि के भी होंगे, एक ध्वनि या एक से अधिक ध्वनियां भी जो सम्मिलित होते हैं, ये ध्वनि के गुण में आते हैं अक्षर। और व्याकरण में ये भाषा विज्ञान कहता है कि अक्षर एक से अधिक ध्वनियों का सम्मिलित रूप होता है, लेकिन व्याकरण में अक्षर और वर्ण समानार्थी होते हैं कि वह मूल ध्वनि जिसको हम खंडित ना कर सके, या खंडित करने पर, तोड़ने पर अष्ट पूर्णता नष्ट हो जाता है, वे वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। या जिन ध्वनियों को हम लिपिबद्ध कर चुके या ध्वनि चिन्ह में परिवर्तित कर चुके, वही वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। लेकिन भाषा विज्ञान में अक्षर के भेद भी बताए गए हैं, उसके प्रकार भी बताए गए हैं कि अक्षर के कितने, अभी हम उसी की चर्चा करेंगे कि अक्षर के कितने प्रकार होते हैं। तो अक्षर दो प्रकार के होते हैं, मुक्ताक्षर और बद्धाक्षर। तो आगे जो हम अभी चर्चा किए उनको क्रमबद्ध रूप से लिखते हैं। देखिए ध्वनि मुख से निसृत या निकली हुई हवा का या वायु का विस्फोट उच्चारण, जिसके खंड
जिसके खंड नहीं किया जा सकता। वह ध्वनि है। और वर्ण, वह मूल ध्वनि जिसका खंड नहीं किया जा सकता है, वर्ण कहलाता है। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है। परिभाषा तो एक जैसी है, बस क्या है, मुख से निष्कृत जो हवा है वो ध्वनि कहलाती है, और वह मूल ध्वनि जिसका खंड नहीं किया जा सके वह वर्ण कहलाता है। तो अंतर ये है कि ध्वनि मौखिक भाषा का विषय है, मौखिक भाषा का विषय है, लेकिन वर्ण लिखित भाषा का विषय है, लिखित भाषा का विषय है। क्यों? क्योंकि ध्वनि को हम बोल सकते हैं और सुन सकते हैं, बोल और सुन सकते हैं, लेकिन वर्ण लिखने पढ़ने का विषय होता है, पढ़ने का विषय है, या इसे पढ़ और लिख सकते हैं। लिपिबद्ध होता है, वो लिपिबद्ध नहीं होती है। लिपि मतलब लिखने से, आकृति से है, जो हम बोले वह ध्वनि हुई और जो लिख दिए वो वर्ण या अक्षर हो गया। जैसे अब प्रश्न ये बनेगा आपसे कि जैसे बोला गया कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? विकल्प में हो वर्ण, ध्वनि, शब्द, वाक्य। तो उत्तर क्या होगा? भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण होती है, क्योंकि भाषा लिखने पढ़ने सबका कार्य होता है। और अगर पूछा जाए इसी में प्रश्न कि मौखिक भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? निम्न में से क्या है? विकल्प हो वर्ण, ध्वनि, अक्षर या शब्द। तो उत्तर होगा ध्वनि, क्योंकि मौखिक भाषा में केवल जो निरक्षर होंगे या अनपढ़ लोग होते हैं वही भाषा को बोलते हैं, सुनते और समझते हैं। लेकिन लिखित भाषा का प्रयोग आप पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों से संपर्क नहीं बना सकते हैं। केवल पढ़े लिखे लोग ही लिखित भाषा या जिसकी आकृति को समझते हैं वही समझ सकते हैं। अब आगे देखते हैं अक्षर। अक्षर की परिभाषा और अर्थ भेद सब देखेंगे। अक्षर, देखिए संस्कृत में तो अक्षर का तात्पर्य
कहा गया है कि न क्षरति इति अक्षरा, की जो नष्ट नहीं होता है, जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता है, वही अक्षर होते हैं। हाँ ठीक है, व्याकरण में बहुत पुरानी धारणा से चला रहा है और सत्य भी यही है कि जो नष्ट ना हो, लेकिन हिंदी में अक्षर और वर्ण समानार्थी हैं। क्यों? क्योंकि वह ध्वनि होती है जिसका खंड नहीं किया जा सकता है, वही अक्षर या वर्ण कहलाते हैं। यहाँ पर हम अक्षर की चर्चा करेंगे। देखिए, अक्षर भाषा विज्ञान की दृष्टि से वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक श्वास में एक ही झटके में हो, एक श्वास में या एक ही झटके में हो, उसे अक्षर कहते हैं। जैसे हम कहें आम, तो एक सांस में आप बोलेंगे आम, ठीक। तो ये अक्षर हैं, इनमें देखेंगे तो ये मुक्ताक्षर है। ये अक्षर के भेद में देखेंगे कि अक्षर के भेद कितने हैं या प्रकार लिखिए। अक्षर के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, मुक्ताक्षर और बद्धाक्षर। देखिए, भाषा विज्ञान की दृष्टि से डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार परिभाषा है अक्षर की, भोलानाथ तिवारी के अनुसार है कि अक्षर एक ध्वनि अथवा एकाधिक ध्वनियों की वह इकाई है जिसका उच्चारण एक झटके में होता है और उसके पहले या बाद में एकाधिक व्यंजन भी आ सकते हैं। देखिए, ये परिभाषा है अक्षर के संबंध में कि अक्षर एक ध्वनि या एकाधिक ध्वनियों का वह इकाई है जिसका उच्चारण एक झटके में हो, उसके पहले या बाद में एकाधिक व्यंजन भी आ सकते हैं। देखिए, उसके क्या है, यहाँ पर स्वर की बात की गई है कि उसमें एक स्वर भी होना आवश्यक होता है, कि अक्षर में एक स्वर होना आवश्यक होता है।
आवश्यक होता है। और इस स्वर के पहले या बाद में एक या एक से अधिक व्यंजन भी आ सकते हैं। जैसे अगर हम लिखें आ, जा या काला या आवारा, आवारा इत्यादि, ये सब अक्षर के प्रकार में आते हैं। तो अब इसमें देखेंगे कि काला में दो ध्वनियां हैं, ठीक, और दोनों ध्वनियां संयुक्त हैं। अब इनमें मूल ध्वनियां क्या है? मूल ध्वनियां तो 4 हो गई। तो जो मूल ध्वनि होती है, अभी हमने लिखा कि वह मूल ध्वनि जिसका खंड नहीं किया जा सके वह वर्ण या अक्षर कहलाता है। कि मूल ध्वनि, देखिए जो मूल ध्वनि होती है, जैसे हम इसे अलग करें का और ला, ये आपको दो ध्वनियां मिली हैं और ये दोनों ध्वनियां संयुक्त हैं। अब इन ध्वनियों की दो मूल ध्वनियां होंगी, जैसे का, आ और ला और आ। तो ये आपको ये 4 ध्वनियां मिली और इनमें क्या है? 2 ध्वनियां मिली। यही 2 ध्वनियां क्या है? ये अक्षर कहलाती हैं। और जिस स्वर की, देखिए अब प्रकार में देखते हैं, और यहाँ पर आ लिखा है और ये एक अक्षर है, एक अक्षर जो जिसमें केवल स्वर अकेले हैं। तो एक अक्षर हो गया, 2 अक्षर हो गया, तो मतलब इसमें एक ही अक्षर है और एक ही वर्ण है। अब इसका खंड करेंगे तो हो सकता है हर्ष और दीर्घ अलग अलग हो जाएंगे दोनों मिलकर। तो ये अक्षर या ध्वनियों के परिवर्तन। तो जैसे संधि इससे संबंधित होती है, संधि के विषय में आता है जो ध्वनि परिवर्तन का ही होता है या ध्वनि विकार ही कहलाता है, जो वर्ण के अंतर्गत ही वो आता है। अब देखते हैं अक्षर के प्रकार, मुक्ताक्षर और बद्धाक्षर। देखिए मुक्त अक्षर क्या होता है? मुक्त कौन होता है? स्वर होता है। जब हम वर्ण है, कहें कि वर्ण को हम तोड़ नहीं सकते हैं, या वह ध्वनि जिसका खंडन नहीं कर सके, जिसे तोड़ करके, जिसको तोड़ने पर उसका अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है, वह वर्ण या ध्वनि होती है। लेकिन उच्चारण के आधार पर जब हम उच्चरित करते हैं तो वर्ण के 2 प्रकार हो जाते हैं, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण, और यही कहते हैं। और इनसे मिला हुआ जो रूप होता है वो वर्ण कहलाता है। जैसे ये का है तो एक वर्ण कहलाएगा, और जैसे आ है तो ये भी एक वर्ण या अक्षर ही कहलाता है। लेकिन जब प्रकार में जाएंगे तो इनसे बना, देखिए ये एक अक्षर कहलाया क्योंकि ये स्वर का ही एक रूप है, और जब ह्रस्व में आएगा तो ये भी अक्षर ही है। और लेकिन जब हम इसे लिख दिए तो ये अक्षर या वर्ण कहलाया, और केवल बोल दिए तो वो ध्वनि ही रह गई। तो इनसे जो बना होगा वर्ण वो अक्षर के भेद में आता है। जैसे हम लिखे मुक्त अक्षर, तो स्वर मुक्त होते हैं। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मुक्त अक्षर में क्या क्या आते हैं। तो जो स्वर का उच्चारण स्वतः होता है, किसी की सहायता से नहीं होता है, लेकिन व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से ही होता है। तो मुक्त अक्षर जिसके अंत में कौन होते हैं? मुक्त अक्षर जिसके अंत में स्वर हो, वो क्या होते हैं? मुक्त अक्षर होते हैं। जैसे कहे आप, आ हटा दीजिए, आप हो गया, एक या सीख, ये सब क्या है? ये मुक्त अक्षर है। अब जिस अक्षर के अंत में व्यंजन हो, जिसके अंत में व्यंजन हो, वे क्या कहलाते हैं? बद्ध अक्षर, मतलब कि स्वरों से जो बंधे हो,
वो क्या कहलाते हैं? बद्ध अक्षर। जैसे कहें उदाहरण में कि जो, खा, पी, ले। देखिए ये सब शब्द के में ये क्रिया का रूप है, मूल धातु भी बन गई है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे अगर अक्षर की दृष्टि से, वर्णों की दृष्टि से, तो ये बद्ध अक्षर है, क्योंकि ये ज और ओ, इनसे, इस स्वर से बंधा हुआ है ये अक्षर, ये व्यंजन, इसलिए बंधे होने के कारण ये बद्धाक्षर कहलाता है। जिसके अंत में स्वर होता है वो मुक्ताक्षर कहलाता है। ये उदाहरण इसका है। और जिसके अंत में व्यंजन होता है, जैसे आप, ये बद्धाक्षर होते हैं। तो स्वर स्वतंत्र होते हैं। जैसे जो है तो उच्चारण के आधार पर ये ओ हुआ, और इसमें आ मिला, और इसमें ई मिला, और इसमें ए, इनका उच्चारण आप स्वतंत्र कर ले रहे हैं, इसलिए ये मुक्त है, तो मुक्त अक्षर कहलाए। जैसे जो, खा, ले, पी, ये सब क्या है? मुक्त अक्षर है। और जैसे आप, सीख, एक, अगर इसमें हम पूरा कर देते हैं तो ये क्या हो जाएंगे? ये मुक्ताक्षर हो जाएगा। और अगर इसमें से स्वर हटा लेंगे तो ये बद्धाक्षर हो जाएगा, क्योंकि यह व्यंजन जो है ये बंधा हुआ है इस स्वर से। तो ये अक्षर का भेद था। अब हम आगे देखते हैं कि व्याकरण के प्रमुख भाग। ये तो थोड़ी सी जानकारी थी स्वर व्यंजन और स्वर, अक्षर और ध्वनि से संबंधित। व्याकरण के भाग। व्याकरण के 3 भाग होंगे। वर्ण विचार, हम इन्हीं का अध्ययन करेंगे। वर्ण विचार, शब्द साधन और वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास। देखिए वर्ण विचार में किसका किसका हम अध्ययन करेंगे? वर्णों के भेद का और वर्णों या ध्वनियों से बने, वर्णों या ध्वनियों से बने शब्द का, किनसे किस शब्द का निर्माण होता है और इनके वर्णों के उच्चारण का तथा अन्य ध्वनियों का। अन्य ध्वनियों का, तो अन्य ध्वनियों में ध्वनि के गुण देखेंगे कि ध्वनि के गुण या किस किस रूप में प्रस्तुत होते हैं। जैसे ध्वनियों के गुण में, जैसे आघात होता है। आघात में जैसे बलाघात, और बलाघात में अक्षर बलाघात होता है, शब्द बलाघात होता है और वाक्य बलाघात होता है। और युग्मक ध्वनियां जैसे हैं, अनुतान है, अनुनासिक है, अनुनासिक ध्वनि या और अनुस्वार ध्वनि, संयुक्त ध्वनि। ये ध्वनियाँ किस किस रूप में प्रस्तुत होती हैं? और युग्मक, संयुक्त, संपृक्त, संपृक्त ध्वनि। ये सब हम ध्वनियों, अन्य ध्वनियाँ या ध्वनि के गुण में चर्चा करेंगे। और वर्णों के उच्चारण में हम वर्ण का उच्चारण देखेंगे
और वर्णों से बने शब्द जिसे निर्माण करते हैं तो संधि वर्ण का ही विषय है। तो हम इसके अंतर्गत संधि का वर्णों का भेद, जिसमें स्वर और व्यंजन की चर्चा करेंगे। स्वर और व्यंजन, इस दोनों का भेद और उच्चारण इत्यादि सबका अध्ययन करेंगे। और शब्द साधन में शब्दों का निर्माण, मूल शब्द है या शब्द का निर्माण किस किस के तरीके से होता है, जैसे यौगिक है या फिर पर्यायवाची हो गए अर्थ के आधार पर, या विकार के रूप में, व्याकरण उनका क्या संबंध है, इनसे संबंधित शब्द साधन से कि एक शब्द व्याकरण में साधन के रूप में कैसे प्रस्तुत होते हैं, इसका देखेंगे। और वाक्य विन्यास तीसरा है व्याकरण के भाग में, वाक्य विन्यास कि वाक्य विन्यास में क्या किस किस की चर्चा होगी। वाक्य विन्यास में वाक्य का अर्थ, वाक्य के भेद, वाक्य के अंग और वाक्य का पदच्छेद इत्यादि जो भी तथ्य हैं, इन सबको देखेंगे। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे वर्ण विचार। देखिए, वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं, ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। वर्ण और अक्षर समानार्थी हैं, समानार्थी हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, छोटी इकाई है। वर्ण का खंड नहीं हो सकता है। और वर्ण का संबंध लिपि या रचना से होता है, ये प्रमुख बिंदु थे वर्ण से संबंधित। अब परिभाषा ये है, अभी तो देख चुके परिभाषा कि वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका हम खंड नहीं कर सकते हैं, जिसे पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, देख भी सकते हैं, जिसकी आकृति हो, बनावट हो, जो लिपि में बंधा हो, वो सभी वर्ण होते हैं। देखिए, ये जो वर्ण शब्द है ये अनेकार्थी भी है। अगर जाति में देखेंगे तो एक अर्थ इसका रंग भी होता है और एक अर्थ इसका जाति विशेष से भी होता है। और एक वर्ण क्या है, ध्वनि का लिखित रूप, ध्वनि का लिखित रूप भी होता है। तो ये वर्ण शब्द किस दृष्टि से आपसे पूछा जा रहा है, तो व्याकरण की दृष्टि से आपको ये ध्वनि का लिखित रूप और भाषा की सबसे छोटी इकाई या लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण ही है। वर्ण, अब हम आगे देखते हैं वर्ण के भेद। वर्ण का भेद साधारण रूप से अगर देखें तो कोई भी वर्ण हो उसे हम तोड़ नहीं सकते, क्योंकि उसका अर्थ या फिर उसका तात्पर्य ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो कभी उसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन फिर बात आती है कि इसका हम भेद किस प्रकार करें, तो वर्ण का भेद उच्चारण के आधार पर होता है। वर्ण का भेद उच्चारण के आधार पर होता है।
उच्चारण के आधार पर वर्ण के दो भेद होते हैं। क्या है? स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या होते हैं? स्वर वर्ण स्वतः उच्चरित होते हैं। उच्चरित होते हैं। इनके अर्थात इनके उच्चारण में या इनको बोलते समय किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। और स्वर स्वतंत्र होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है स्वर की कि स्वर स्वतंत्र होते हैं। परिभाषा इसकी देखें तो स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर वह ध्वनि है, स्वर वह ध्वनि है जो स्वतः उच्चरित होती है। उच्चरित होती है या जिसके उच्चारण में किसी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ता है, वे स्वर कहलाते हैं। तो स्वर स्वतंत्र होते हैं और कि एक व्यंजन पर एक ही स्वर का अधिकार होता है। एक ही स्वर का अधिकार होता है। वर्ण से संबंधित एक बात और आती है कि वर्ण है और दूसरा वर्णमाला। देखिए वर्णमाला एक शब्द है, मतलब कि वर्णों की माला। प्रश्न ये पूछा जाता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला, वर्णों की माला या वर्ण से निर्मित माला। वर्ण से निर्मित माला या वर्णों का समूह या अगला विकल्प, जैसे ये प्रश्न ही है कि वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का व्यवस्थित क्रम, व्यवस्थित निश्चित क्रम। निश्चित क्रम, तो उत्तर सही होगा आपका कि वर्णों का व्यवस्थित एवं निश्चित क्रम ही वर्णमाला कहलाता है। कि हम वर्णों की माला तो बना लेंगे लेकिन किस क्रम में रखें? तो देवनागरी लिपि में या फिर जो मानक हिंदी का स्वरूप है वहां पर वर्णों का स्थान क्या दिया गया है, किस रूप में रखा गया है, तो वो उच्चारण के आधार पर ही वर्णों को रखा गया है। तो सबसे पहले वर्णमाला में स्वर आएंगे, फिर व्यंजन आते हैं, फिर पहले स्वर आते हैं, फिर व्यंजन आते हैं, फिर अयोगवाह। ये मूल इतने ही व्यंजन होते हैं और इसके अलावा इनसे निर्मित जो होंगे वो सभी अन्य वर्णों में आएंगे और उनका व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला कहलाता है। अब हम देखते हैं वर्ण के भेद में व्यंजन क्या होता है। तो स्वर और व्यंजन ये दो स्वरूप है। तो व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं।
उच्चारित होते हैं और अर्थात और व्यंजन को स्वर रहित व्यंजन का स्वर रहित रूप हल कहलाता है। हल कहलाता है। देखिए हलंत नहीं, हल कहलाता है। हल मतलब कि जिसके अंत में यह चिन्ह लगा रहता है वह हल कहलाता है और वह रूप जो होता है वो व्यंजन का स्वर रहित रूप होता है। व्यंजन आश्रित होते हैं। किसके आश्रित होते हैं? स्वरों के। किसके आश्रित होते हैं? स्वरों के आश्रित होते हैं। कहता कि बिना स्वर की सहायता से व्यंजन का उच्चारण नहीं होगा और एक व्यंजन एक से अधिक व्यंजन आपस में मिलकर नई ध्वनि का निर्माण कर सकते हैं। निर्माण कर सकते हैं। हम पहले वर्ण में स्वर का या स्वरों का वर्गीकरण करेंगे कि स्वरों का वर्गीकरण कैसे होता है या किन किन आधारों पर इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। तो इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में देखेंगे कि स्वर का विभाजन या स्वरों का वर्गीकरण या वर्णों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है, मूल वर्ण या मूल स्वर, मूल व्यंजन, सबको हम अगली वीडियो में देखेंगे और स्वर का विभाजन करेंगे, कितने आधारों पर स्वर का विभाजन किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।